नमस्कार स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र प्रथम प्राथमिक अवधारणाएं। इसके अंतर्गत हमने पिछले अध्यायों में समाज क्या है, समुदाय क्या है, समाज और समुदाय में अंतर, इन सभी के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे समिति, एसोसिएशन, समिति क्या है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन्हें कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि हर मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और वह आवश्यकताओं को मनुष्य अकेला स्वयं पूरा नहीं कर पाता, बल्कि वह समूह में रहकर के उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। तो इन अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार के लोगों से सहयोग की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं को जिन संस्थाओं के द्वारा इनको पूरा किया जाता है उन्हें हम समिति के नाम से जानते हैं। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करने की कोई हम समिति कहते हैं। तो उससे एक समिति का जन्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं। तो इसको अगर हम सरल रूप में कह सकते हैं कि समिति व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विचार पूर्वक निर्मित एक ऐसा संगठन का नाम है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। अतः एवं समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें व्यक्ति संगठित होकर सामान्य हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समिति भंग भी हो सकती है। इस लेख में हम समिति की परिभाषा और विशेषताओं को जानेंगे। खास तौर पर विकसित एवं सभ्य समाजों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियोजित करने में समितियों के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समिति व्यक्ति के सामाजिक जीवन को एक दिशा प्रदान करती है, जिसके आधार पर समाज का विशाल संगठन बनता है। समिति का महत्व न केवल व्यक्ति की दृष्टि से है, अपितु समाज, राष्ट्र, संस्कृति और मानवता की दृष्टि से भी समिति की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अब आता है समिति किसे कहते हैं। समिति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की जाती है। इनमें व्यक्ति निश्चित उद्देश्य लेकर के सम्मिलित होता है। ये व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। समिति व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है और उसमें व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित होता है। उदाहरण के रूप में हम मान सकते हैं जैसे छात्र समिति है, व्यापारिक समिति है, श्रम समिति है, दुर्गोत्सव समिति है। अनेक कई प्रकार की समितियां हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हम देखते हैं। जैसे विद्यार्थी समिति है, किसी संगठन को बना करके, किसी उद्देश्य को बना करके जो समितियां बनाई जाती हैं, वो उनको हम समिति के रूप में जानते हैं। अब आता है समिति की परिभाषाएं। तो अलग अलग विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। तो आज हम यहाँ पर कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने किसने क्या परिभाषाओं में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। देखिए, व्यक्तियों का समूह है जिसको सामान्य या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार गिन्सबर्ग के अनुसार समिति सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक दूसरे से संबंधित है तथा जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन का निर्माण करती है। इसी प्रकार बोगार्ड्स ने कहा है कि समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। उस प्रकार गिलिन ने कहा कि एक समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष हित या हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि कुछ मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार
ओगबर्न और निमकोफ ने के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार फेयरचाइल्ड ने कहा कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। तो ये सभी ने अपनी समिति को परिभाषित किया, सभी ने अपनी समिति की परिभाषाएं दी हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समिति मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही अपनी इनकी एक कार्यकारिणी भी पाई जाती है। अब आता है समिति की विशेषताएं या समिति के लक्षण क्या क्या है। तो समिति, इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है समिति व्यक्तियों का समूह है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण नहीं है। समिति चूंकि व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसका अपना स्वरूप मूर्त होता है जिसको हम देख सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है निश्चित उद्देश्य, क्योंकि समिति एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं और किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस समिति का निर्माण ही किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, अगर उद्देश्य नहीं है तो वह समिति नहीं कहा जा सकता, उसे हम समिति की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसके बाद में आता है समिति सहयोग पर आधारित होती है। वैसे पद प्रतिष्ठा को लेकर समूह में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हो सकता है, किंतु समिति का बना रहना सदस्यों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। अगर सदस्यों में सहयोग नहीं होगा तो समिति नहीं बनेगी, अगर संघर्ष है तो वो समिति नहीं बन पाएगी। तो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष कार्य प्रणाली में सुधार व कतिपय बुराइयों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु लक्ष्यों की प्राप्ति में समिति के निर्माण व स्थायित्व के लिए आधारभूत तत्व सहयोग है। अतः समिति किस पर आधारित होती है? मुख्य रूप से सहयोग पर आधारित होती है। उसके बाद में आता है समिति में संगठन का पाया जाना है, क्योंकि समिति किसी उद्देश्य को लेकर के बनाई जाती है। अगर उद्देश्य को लेकर के बनाई जाती है तो उसमें एक संगठन होगा, उसका एक ढांचा होगा। तो समिति व्यक्तियों का मात्र समूह है नहीं बल्कि एक संगठित समूह है। हालांकि किसी न किसी मात्रा में एक आंतरिक संगठन प्राय सभी समूहों में पाया जाता है, किंतु समिति के बारे में ये कहा जाता है कि उसका अपना एक औपचारिक संगठन होता है। उसके बाद में विशेषता आती है विचार पूर्वक स्थापना, क्योंकि समिति की स्थापना की जाती है और ये स्थापना सोच विचार या विचार पूर्वक की जाती है। व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं और व्यक्ति इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो वह नियमों के द्वारा सोच विचार कर समिति की स्थापना करता है और ये इसका विकास स्वतः नहीं होता है, क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार करके ही समिति का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसकी स्थापना स्वतः, जैसे समुदाय की स्थापना स्वतः होती है तो वैसे समिति की स्थापना स्वतः नहीं होती है। उसके बाद में आता है मूर्त संगठन। समिति व्यक्तियों का समूह है जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। अतः समिति एक मूर्त संगठन है जिसमें व्यक्तियों को आमने सामने की स्थिति में देखा और स्पर्श किया जा सकता है। इसके बाद में समिति की विशेषता आती है नियमों पर आधारित होती है, क्योंकि एक विचार पूर्वक बनाया गया एक औपचारिक संगठन होता है तो संगठन है तो उसके नियम भी होंगे, तो नियमों पर आधारित होता है। कोई भी समिति अनिवार्य रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती, अनियमित रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसके कुछ नियम रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है तो वह उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके लिए कुछ नियम और रूल रेगुलेशन कायदे कानून भी बनाए जाएंगे कि प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम और उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को, उनके आचरण को नियमित किया जाता है। और ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क या कार्य प्रणाली आदि आते हैं। इसके बाद में आती है समिति की विशेषताओं के अंतर्गत ऐच्छिक सदस्यता होती है। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या अपनी रुचि के अनुसार
किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और व्यक्ति जब चाहे तब उस सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि उसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। इसके बाद में आता है इसकी प्रकृति। समिति की जो प्रकृति वह अस्थायी होती है, क्योंकि ये किसी उद्देश्यों को लेकर के बनाया जाता है और जब उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं तो वह समिति समाप्त हो जाती है। तो इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण के रूप में जाने कि जैसे शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ अपनी मांगों को लेकर के विद्यार्थी संघर्ष समिति का निर्माण करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन मांगों को जब वो मांगे पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद में उनकी छात्र संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। इसी प्रकार से औपचारिक संबंध होते हैं। तो समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति भी औपचारिक होती है, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन नियम कायदे कानून होते हैं, उनके अधीन उनका संगठन होता है, तो उसके संबंध जो हैं वो औपचारिक होते हैं। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति एक समिति का ही सदस्य होगा, वह अपने अलग अलग हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग समितियों का सदस्य होता है। तो इन समितियों में सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठता के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता। उनके बीच में जो संबंध होंगे वो गौण यानी कि द्वितीयक प्रकार के होंगे और वे औपचारिक संबंध पाए जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें जो समिति की विशेषता है साध्य नहीं साधन है, क्योंकि समिति जो है वो एक साध्य न होकर के एक साधन है। यानी कि कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन मात्र होता है, वह अपने आप में साध्य नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाता है तो क्लब उसके मनोरंजन का एक साधन है, न कि अपने आप में साध्य। तो समिति का निर्माण विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है, परंतु समितियों का निर्माण ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। ये अपने आप में साध्य नहीं होती हैं, बल्कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन होती हैं। अब हम जानेंगे समिति के कुछ उदाहरण। समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, धार्मिक समिति, शैक्षणिक समिति, सांस्कृतिक समिति, मनोरंजनात्मक समिति आदि कई प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। समिति के उदाहरणों के रूप में व्यापारिक समितियों, मजदूर संगठनों, व्यावसायिक समितियों, सहकारी समितियों, सुधार आंदोलनों, संगठनों, राजनीतिक दल, पंचायतें, विभिन्न समाज कल्याण समितियां, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला मंडल, साहित्यिक परिषद आदि सभी को हम समिति के उदाहरण के रूप में मान सकते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या परिवार एक समिति है? तो परिवार के कुछ लोग एक परिवार को समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में परिवार एक समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है, परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चा पलता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, अंत में यही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है, इसलिए परिवार एक समुदाय है। परंतु ये बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन अगर हम आधुनिक रूप में देखें तो ये जो बात है पूर्ण रूप से संबद्ध नहीं दिखाई पड़ती। आधुनिक युग में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर के परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है, परंतु वर्तमान में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर नहीं होती है और यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अनेक अन्य समितियों का सदस्य बनता है। और ये सही है कि परिवार में बच्चों के लिए समिति से कुछ अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे नवीन परिवारों की स्थापना और अनेक अन्य समितियों की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब दूसरा आता है कि क्या राज्य एक समिति है? तो राज्य एक समिति है,
क्योंकि विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार करके की जाती है। अतः हम राज्य को एक समिति मानते हैं। इसका संबंध प्रमुखता समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्चा अथवा व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है, लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर किसी भी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि राज्य का अपना एक निश्चित भूभाग पाया जाता है। भूभाग समिति की विशेषता नहीं होकर के किसकी विशेषता है? समुदाय की विशेषता है। तो हम राज्य को क्या मानेंगे? समुदाय। तो राज्य की अपनी प्रभु सत्ता या प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वह कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार भी होती है, जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राज्य के इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। इसे विशेष प्रकार की हम महासमिति ग्रेट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।